नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। इससे सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना आसान हो जाएगा। ये एक डिजिटल पोर्टल है जो 13 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को एक मंच पर जोड़ता है और इसके जरिए लाभार्थी डिजिटल तरीके से अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। पात्र योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और डिजिटल क्लियरेंस भी हासिल कर पाएंगे। जन समर्थ पोर्टल पर आवेदक के साथ बैंक और लोन देने वाली तमाम छोटी बड़ी संस्थाएं भी यहां पर मौजूद होंगी, जो लोन के लिए आने वाले हर आवेदन पर अपनी मंजूरी या फिर उसे रिजेक्ट करेंगी। अभी इस पोर्टल से बैंक समेत 125 से अधिक वित्तीय संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। फिलहाल 4 श्रेणी के लोन के लिए यहां पर आवेदन करने की सुविधा है, जिनमें शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार, शुरुआत और जीवन यापन जैसे लोन शामिल हैं। अपनी प्राथमिकता वाली लोन कैटेगरी के लिए उपभोक्ता को पहले कुछ आसान सवालों के जवाब देने होंगे और जिससे वो अपनी पात्रता भी जांच पाएंगे। किसी भी योजना के लिए अगर पात्र हैं तो फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और इसके बाद उनको डिजिटल अप्रूवल भी मिल सकेगा। एप्लीकेंट वेब पोर्टल पर लोन आवेदन का स्टेटस चेक कर सकता है और पोर्टल में 3 दिनों के भीतर एप्लीकेंट के आवेदन पर फैसला करना होगा। यानी लोन के आवेदन से लेकर उसकी मंजूरी तक सब काम जन समर्थ पोर्टल से ऑनलाइन होगा। पोर्टल में आवेदक अपने लोन की स्थिति भी देख पाएंगे। आवेदक लोन न मिलने पर उसकी शिकायत भी ऑनलाइन ही कर सकेंगे। तो आज समझेंगे कि असल में समर्थ पोर्टल के जरिए क्या बदलाव आ सकता है, इसकी जरूरत क्या है, इसके दायरे में कौन होंगे और मौजूदा जो सिस्टम है उसमें दिक्कत क्या थी लोन के लिए अप्लाई करने और उसके बाद उसके फाइनल प्रोसेस होने तक। और हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। के यतीश राजावत हैं, सीईओ हैं CIPP से, आपका स्वागत है यतीश जी। मुकेश मोहन गुप्ता हैं, अध्यक्ष हैं चैम्बर ऑफ MSME से, आपका स्वागत है मुकेश जी। और आनंद सिंह भाल हैं, पूर्व प्रधान आर्थिक सलाहकार भारत सरकार, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत आनंद सर आपसे करना चाहूँगा कि इस पोर्टल के से पहले की जो स्थिति है, मौजूदा हाल में किस तरीके से एप्लीकेंट या अलग अलग सेक्टर या अलग अलग लोग जो प्रोसेस है लोन का वो कैसे फॉलो करते हैं, और हम इस जब पोर्टल पर जाने की बात कर रहे हैं तो वो एप्लीकेंट नॉर्मल एक तरीके की बजाय इस पोर्टल के थ्रू क्यों आना चाहेगा? ये सवाल किसके लिए है? जी सर, मेरा सवाल आपसे है। अच्छा, ये पहले तो ये मैं बोलना चाहूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल आज लॉन्च हुआ है। हमें सबको मालूम है कि किसी भी इवन साधारण नागरिक को लोन लेने में, क्रेडिट लेने में कितनी दिक्कतें होती थी। बैंक के नाम से ही आदमी घबरा जाता था और वहाँ पारदर्शिता नहीं थी, काफी डिस्कशन था बैंक मैनेजर्स के हाथ में। इस पोर्टल में 13 क्रेडिट लिंक स्कीम सरकार की आ गई हैं, जहां काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको पोर्टल के जरिए मिल जाएगी। आप अपना जरूरत अनुसार लोन मांग सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा, और वेरियस वित्तीय संस्थाएं जो आपको लोन देंगी वो एक जगह पे आ जाएगी। तो ये कहिए पूरा ये तो पैराडाइम शिफ्ट है। पहले आदमी, व्यक्ति, स्टूडेंट, किसान, बिजनेसमैन भागता था बैंक के पीछे, भाई मुझे लोन दीजिए, ये क्रेडिट लिंक स्कीम के लिए मुझे पैसा दीजिए। अब सरकारी आपके समझिए घर पे आ गई, सरकार आपके घर पर आकर के एंड आपको मदद कर रही है। सो इट इज अ ह्यूज, बहुत ही बड़ी ये पैराडाइम शिफ्ट हम उसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये है। और मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है इसके कारण ये पूरी लोन प्रक्रिया जो काफी पेचीदा होती थी, इवन हमारे जैसे पढ़े लिखे एंड नेटवर्क व्यक्तियों के लिए भी बहुत दिक्कतें होती थी, तो आम आदमी, स्टूडेंट, किसान के लिए तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है एंड ये बहुत ही सराहनीय चीज सरकार ने की है। एंड दिस इज पार्ट ऑफ द एंटायर डिजिटाइजेशन प्रोसेस जो सरकार शुरू से करती आई है। शुरू में जनधन, आधार, मोबाइल, जैम, ट्रिनिटी इन्होंने शुरू किया, अब ये लाए, और ये बिल्कुल भारत को 21वीं सेंचुरी में ये ले जाएगा। ओके यतीश जी, मौजूदा जो सिस्टम है इस वक्त, अगर मैं किसी भी एप्लीकेंट या फिर जो अलग अलग कैटेगरी, सब कैटेगरी हैं, वहाँ पर किस तरीके की दिक्कतें एक आम इंसान या एक एप्लीकेंट के सामने होती थी, और जब हम इस नए पोर्टल पर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं उन तमाम स्कीम्स को, और एक साथ मैं कहूँ कि एप्लीकेंट और जो बैंकर्स हैं वो एक साथ होंगे,
तो वहां पर क्या वो स्टेप्स या हर्डल्स हैं जो आपको लगता है कि दूर हो जाएंगे? देखिए कविंद्र जी, इसमें 3 चीजें हैं जो जिससे सुविधा मिलेगी आम छोटे या मतलब जिस इंसान ने कभी पहले लोन नहीं दिया। पूरा जो सिस्टम है लोन का वो बैंकों के माध्यम से चलता है, लेकिन ये जो स्कीम है, इन स्कीम्स में जो बेनिफिट है वो केंद्र सरकार दे रही है। क्योंकि केंद्र सरकार बेनिफिट दे रही है तो केंद्र सरकार के ये एक ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें एप्लीकेंट आए और ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट को लोन मिले। लेकिन बैंकों के हित में ये नहीं है कि ये लोन दिए जाए या ये लोन ज्यादा दिए जाए, क्योंकि ना ही उसको कोई मॉनिटर करने का सिस्टम है बैंक और सरकार के बीच में। क्योंकि एप्लीकेशन आती है बैंक के ब्रांच में और बैंक उसको रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है, ये केंद्र सरकार को भी नहीं पता। केंद्र सरकार को यही पता चलता है कि कितने लोन दिए, कितनी एप्लीकेशन आई, ये कितना समय लगा, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती। ना ही उनको ये कोई जानकारी होती कि किस बैंक ने क्या स्टैंडर्ड अप्लाई किया लोन देने का। और यहीं पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। कोई बैंक कहता है कि कोलेटरल लाओ, कोई बैंक कहता है कि हम आपको लोन नहीं देंगे क्योंकि आपकी आय इससे ज्यादा है। कोई बैंक पूरी चीजें बताता ही नहीं है लोन लेने वाले को। तो जब इस पोर्टल से ये 3 चीज की दिक्कतें दूर होती है। पहली चीज स्टैंडर्डाइजेशन होगी कि लोन की एलिजिबिलिटी क्या है। हर आदमी के लिए लोन इस पोर्टल के तहत जो लोन लेगा उसकी कंडीशन स्टैंडर्ड होगी। दूसरी चीज, एप्लीकेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो अब केंद्र सरकार के पास आएगी, सिर्फ बैंक के ब्रांच में दबी नहीं रहेगी। और तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि कितने लोन आए और कितना समय लिया बैंक ने उन लोगों को लोन देने में। तो इससे जो एफिशिएंसी है सिस्टम की वो तेज हो जाएगी। क्योंकि अब बैंकों को हर एप्लीकेंट को कारण ये बताना पड़ेगा कि हमने इनको लोन क्यों नहीं दिया। अभी तो बस वो यही इंफॉर्मेशन देते थे कि हमारे पास एप्लीकेंट ही नहीं आए तो हम लोन कैसे दें। तो ये एक भारी बदलाव है। जैसे आनंद जी कह रहे थे, ये पैराडाइम शिफ्ट है लोन देने में, लोन मॉनिटर करने में और इंश्योर करने में कि सरकार की सभी स्कीम्स आम आदमी तक पहुंच पाए। रविंद्र जी। आनंद जी, क्योंकि अभी तक जब एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत एक एप्लीकेंट बैंक में अप्लाई करता है सरकार की, केंद्र सरकार की स्कीम्स के लिए, और बिल्कुल ठीक कहा यतीश ने कि जिस तरीके से वहां पर उसको एक लंबा टाइम गैप मिलता है बैंक को, उसके बाद उसका रिजेक्शन का रीजन भी ऑन पेपर नहीं होता है, ओरली कई बार बता दिया जाता है कि आपके पास ये कमी है और आपका लोन नहीं मिल पाएगा। तो अब इस सिस्टम के जरिए चेक एंड बैलेंसेस सब होंगे और ये कंफर्म होगा, यानी कि केंद्र सरकार को भी पता होगा कि रीजन क्या है, बैंक ने क्यों रिजेक्ट किया है, और एप्लीकेंट्स को भी इसके बारे में जानकारी होगी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक करें। ये पारदर्शिता पूरी तौर पर लोन प्रोसेस में आ जाएगी। ये अभी तक ये हमारी थोड़ी कमजोरी रही है कि सरकार लोन तो सैंक्शन कर देती है, बैंक भी हाँ बोल देते हैं ऊपर से, पर ग्राउंड पे जब व्यक्ति लोन लेने जाता है तो बहुत मुश्किलें उनके सामने आती हैं, जैसा कि ये हमारे प्रीवियस कलीग बता रहे थे। इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शिता पूरी रहेगी एंड एवरी स्टेप पे उसको मॉनिटर किया जा सकता है। एंड आई एम श्योर इससे काफी पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और ये पूरा क्रेडिट लिंक स्कीम जो गवर्नमेंट की है उसको बहुत ही मजबूती और बढ़ावा मिलेगा। जी मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को कहें तो सबसे ज़्यादा लोन और इसका जो रेशियो है, मैं कहूं कि पिछले कुछ वर्षों में वो सबसे ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर भी तमाम सरकार की स्कीम्स और ये कहने के बावजूद कि कोलेट्रल या इस तरीके से जो एक डिमांड होती है बैंक की ओर से, उसकी कई बार ज़रूरत ना होने के बावजूद ये प्रेशराइज किया जाता है एप्लीकेंट्स के ऊपर कि आपको ये सबमिट करना होगा। ये जो नया सिस्टम अब सरकार ने जिसे लॉन्च किया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद कैसे आप देखते हैं जो एक प्रोसेस है लोन एप्लीकेंट्स का बैंक तक जाने का और उसके डिस्पर्सल का? कविन जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा आज भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इस पोर्टल को लॉन्च करने के लिए। और ये हमारी चैम्बर की बहुत समय से डिमांड थी।
मैं आपको गर्व के साथ बता सकता हूं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमको इनवाइट किया था अपने घर पर कुल 7 लोगों की प्रेजेंस में, जहां उन्होंने जानना चाहा था कि एमएसएमई सेक्टर की क्या डिमांड है और क्या हम कर सकते हैं। रिसेंटली हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी कुछ सजेशन दिए थे और ये उनमें एक इंपॉर्टेंट सजेशन था। हमारा कहना यह था कि आप ऑफलाइन एप्लीकेशन तो बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जो भी एप्लीकेशन कोई देना चाहे, खास तौर से एमएसएमई, वो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी वो सिस्टम में कहीं लॉगिन होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कविन जी, देखिए जो टॉप लेवल में बैंकर्स हैं, मैं भी बैंक के बोर्ड पर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुका हूं, सबकी इच्छा रहती है कि एमएसएमई को ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाए। लेकिन ब्रांचेज में कई बार हो सकता है ब्रांच मैनेजर की कुछ मजबूरी हो, कहीं वो और कहीं बिजी हो, या कुछ इंटेंशन की बात हो सकती है, कुछ लोग काम करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं काम करना चाहते। एसओपी जो है वो पूरी तरह से डिसाइडेड नहीं है। और हमने देखा कि जो छोटे लोग हैं, जिन लोगों के लिए शायद ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो या जो बिजनेसेस हैं, मुद्रा लोन है, पीएमईजीपी लोन है, उनकी हमने देखा और बहुत बार हमें शिकायत मिलती है कि वो अपना लोन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट ही नहीं कर पाते। मैं ग्राउंड लेवल पर आपको बताता हूं कि अगर एक छोटा व्यापारी जो मुद्रा लोन लेना चाहता है या पीएमईजीपी का लोन लेना चाहता है, वो जब एक ब्रांच विजिट करता है, तो पहली बात तो ब्रांच में विजिट करना ही एक बड़ी समस्या है, उनको सही तरह से समय मिल पाए। दूसरा, जब वो डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर कि वो एप्लीकेशन में कोई रिसीविंग देते हैं या नहीं देते। अगर वो 2 महीने तक चक्कर काटता रहे अपनी लोन एप्लीकेशन को रिसीव कराने के लिए भी, और कल वो कहे कि मैं साहब 2 महीने से घूम रहा हूं, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप एक एप्लीकेशन सबमिट भी कर देते हैं, उसको ये पता नहीं होता कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, क्या उसका प्रोसेस हो रहा है। यानी हमारी ये बहुत दिनों से डिमांड थी कि भाई ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए लोन एप्लीकेशन का। जो बोरोवर है उसको पता होना चाहिए कि कब उसने एप्लीकेशन सबमिट करी। एक टर्न अराउंड टाइम के हिसाब से सिस्टम होना चाहिए कि कितने दिन में ब्रांच मैनेजर इंस्पेक्शन करेंगे, कितने दिन में वो कोई क्वेरी है तो वो भेजेंगे, कोई डिसीजन है सैंक्शन का या रिजेक्शन का तो वो बताएंगे। जैसे हमारे जो प्रीवियस स्पीकर बता रहे थे कि भाई रिजेक्शन, हमने एक रिजर्व बैंक की मीटिंग में ये कहा था कि साहब लोन रिजेक्ट ही नहीं होते एमएसएमई के, तो वो एक बड़ा एक मजाक में ये लिया गया, क्योंकि जो बैंक है, जो मैनेजर हैं, ब्रांचेज हैं, वो उन्हीं एप्लीकेशंस को अपने सिस्टम में लॉगिन करती है जहां उनको लगता है कि अब हम इसको सैंक्शन करने जा रहे हैं। जो एप्लीकेशन उनको पसंद नहीं है या जिनको वो नहीं करना चाहते, उनके लिए कहीं एंट्री ही नहीं होती बैंक के रिकॉर्ड में, ये पता ही नहीं होता कि उनका रिजेक्शन हुआ। ब्रांच मैनेजर अगर वर्बली भी कह दे कि भाई हम आपकी लोन एप्लीकेशन ही नहीं करेंगे, मैं ऐसे समझता हूं कि अगर किसी ब्रांच मैनेजर की पावर अगर 10 लाख तक है और कोई 50 लाख रुपए का लोन लेने जाता है, तो उनको तो ये पावर ही नहीं होनी चाहिए कि वो उसको कह दे कि हम आपको ये लोन नहीं दे सकते। जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो कमेटी है, लेट देम डिसाइड। अब ये जो सिस्टम बन गया है, जो हमारी बहुत दिनों से डिमांड थी कि ये ऑनलाइन, अभी मुझे कोई लोन चाहिए तो मैं सबसे पहले जाकर इस पोर्टल पर एक अवेलेबिलिटी चेक कर लूंगा। वहां पर डॉक्यूमेंट्स डिसाइडेड हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे देने हैं, मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दूंगा, तुरंत मुझे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा मेरी एप्लीकेशन का। अब मैं उसको ट्रैक कर सकता हूं। इससे क्या होगा, जो अकाउंटेबिलिटी है बैंकिंग चैनल में वहां भी होगी, उनको भी रहेगा कि भाई अब ये सरकार से लेके जो बैंक का जो टॉप मैनेजमेंट है, उन सबको पता है कि किस ब्रांच में कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है, कितने दिन से पेंडिंग है, अगर वो सैंक्शन है या रिजेक्शन है तो क्या करना है, ब्रांच मैनेजर ने उनके लिए क्या काम किया है। मैं समझता हूं कि खास तौर से उन छोटे लोगों के लिए जो लोग बैंक में जाते हुए, ब्रांचेज में जाते हुए घबराते थे, अगर एक आप कोट टाई पहन के जाएंगे, एक बड़ा लोन लेने जाएंगे, तो हो सकता है आपको अच्छी तरह से कम एंटरटेन भी किया जाए। मैं एक धोती पहन के जाऊंगा, कुर्ता पहन के जाऊंगा, मैं एक मुद्रा लोन लेना चाहता हूं, तो पहले मुझे बैंक में घुसने में डर लगेगा, फिर उसके बाद पता नहीं मुझे बैठने के लिए कहा जाएगा या नहीं। मैं अपनी लोन दूंगा, अगर मैं कहूंगा कि मेरी लोन एप्लीकेशन का साहब आप रिसीविंग दे दीजिएगा, तो समझ लीजिएगा कि ये एक बहुत बड़ा मैंने शायद एक पाप कर दिया। मैं अगर कहूं कि मेरी लोन एप्लीकेशन को आप रिसीव कर लीजिएगा, वो नॉर्मली होता नहीं, वो कहते हैं छोड़ दीजिए, अब जब होगा हम देख लेंगे। एक नॉर्मल एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि बैंक्स एमएसएमई को लोन नहीं देते, इंटेंशन सबकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले कहा, कई बार ब्रांच मैनेजर की अपनी कोई मजबूरी हो सकती है, कभी कोई उनका ऑडिट चल रहा है, कभी कोई उनका लोन ऑफिसर नहीं है, कभी स्टाफ की प्रॉब्लम है। अब कम से कम ये होगा इस पोर्टल के द्वारा कि जैसे ही मैंने अपनी लोन एप्लीकेशन यहां पर सबमिट करी, मुझे भी पता है कि मैंने किस दिन अपनी लोन एप्लीकेशन सबमिट करी, मुझे भी पता है कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। मैं यहाँ पर अपनी लोन की जो एप्लीकेबिलिटी है, यानी कितना लोन मुझे मिल सकता है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं, वो भी मैं देख सकता हूं। और उसके बाद बैंक्स के ऊपर है कि वो जो मुझसे और एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहें वो मांग सकते हैं। और अब मैं एज एन एमएसएमई
पूरी तरह से देख सकता हूं कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो भैया किस एंड पर पेंडिंग पड़ी हुई है, यानी ब्रांच मैनेजर लेवल पर है, इंस्पेक्शन के लिए पेंडिंग है, उनको रिकमेंड करनी है अपनी हायर अथॉरिटीज को, वहां पेंडिंग है, हायर अथॉरिटीज के पास पेंडिंग है, मैं अपनी लोन एप्लीकेशन। और ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, जब हम जोमैटो के थ्रू कर सकते हैं, अमेजोन में कर सकते हैं कि भाई कहां पर है सामान, कहां पर है, डिलीवर हो गया है, अभी वो रास्ते में है, अभी वो पहुंच रहा है, इस तरह से हम इसको ट्रैक कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, खास तौर से एमएसएमई लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए, एग्री फार्मा के लिए और जो लाइवलीहुड के लिए। ये जो 4 सेक्टर्स हैं जिनके अंतर्गत ये 11 लोन स्कीम जो आज लॉन्च की है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, मैं समझता हूं कि इसका बदलाव यही है कविन जी जो आपने पूछा कि अब मेरी लोन एप्लीकेशन रिसीव करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, आप रिजेक्ट कीजिए। मतलब बैंक्स को अगर मैं ये कहूं कि बैंक्स को जो डिसीजन है लेने का पूरा उनको अथॉरिटी है, बिकॉज इट्स ए कमर्शियल डिसीजन, वो सैंक्शन करें वो रिजेक्ट करें, इट इज एंटायरली ऑन बैंक्स विजडम, बैंक्स का एक कमर्शियल डिसीजन है। लेकिन हमारी भी डिमांड ये थी कि भाई आप एप्लीकेशन तो ले लीजिए, कम से कम एप्लीकेशन लेकर आप बताइए अगर हमारी एप्लीकेशन में कुछ गलत है, कुछ हमारी क्रेडिबिलिटी में गलत है, कुछ हम रीपेमेंट करने में आपको लगता है नहीं कर पाएंगे, कुछ हमारा सिबिल खराब है, आप मना कर दीजिए। लेकिन अगर हमारी सब चीजें ठीक है तो आप हमें सैंक्शन कीजिए, और गलत है तो आप हमें बता दीजिए कि हमारा लोन क्यों सैंक्शन नहीं है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि ये आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। और अब जो छोटे व्यापारी हैं जो ये एग्री फार्मा से में डील करते हैं, या पढ़ाई के लिए अगर आप देखिए कि जो एजुकेशन लोन है, जो हमारा युवा शक्ति है, वो कम से कम ये नहीं कह पाएंगे अब कि मेरी लोन एप्लीकेशन बैंक ने एक्सेप्ट नहीं। मुकेश जी, शायद ये वजह है जो यतीश मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब सरकार एक टारगेट तय करती थी, स्कीम के जरिए इतने लाख लोगों को लाभ मिलेगा, उसके लिए एक लोन प्रोसेस, उसमें सब्सिडी की बात, लेकिन बैंकों की ओर से नॉर्मली में ये अनऑफिशियल आंकड़े हैं जो अलग अलग संस्थाओं की ओर से हैं कि उसमें होता था कि एप्लीकेशंस ही बहुत कम आ रही हैं। हमारे पास महज 200 एप्लीकेशन आई जिसमें से हमने 190 को डिस्पर्स कर दिया। यानी कि जो मुकेश जी कह रहे थे वो सच है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही वही की जाएगी जिसको बैंक देना चाहते हो। और अब इसके बाद जब नई ट्रांसपेरेंसी हम देखेंगे तो जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी संख्या कई गुना शायद बढ़ेगी, और जो टारगेट सरकार अलग अलग स्कीम के जरिए अचीव करना चाहती है उसकी तरफ कदम तेजी के साथ बढ़ पाएंगे। यतीश, देखिए कविन जी, इसको अगर आप यूपीआई से कंपेयर करें तो यूपीआई ने जैसे पेमेंट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया था और पेमेंट्स को डिजिटाइज कर दिया था हर खाते और हर बैंक और बैंकों के बीच में, उसी तरीके से लोन देने का प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो गया है इन 13 स्कीम्स के लिए। अब ये इन 13 स्कीम से बढ़ा के, अगर जैसे मुकेश जी कह रहे हैं कि अगर वो एमएसएमई के लोन्स के लिए भी स्टैंडर्डाइज हो तो वो भी चांसेस हैं आगे जाके यही पोर्टल उसको भी स्टैंडर्डाइज कर सकता है। जैसे ही कोई चीज स्टैंडर्डाइज होती है उसको मॉनिटर करना, उसका टारगेट सेट करना और उसके टारगेट का इम्प्लीमेंटेशन को एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है, क्योंकि अब सरकार के पास उस पूरे प्रोसेस की एक तरह से पारदर्शिता है। उनको पता है कि कितनी एप्लीकेशन आई, कितनी सिस्टम में है, सिस्टम कितना समय ले रहे हैं उनको डिसबर्स करने के लिए, कितनी रिजेक्ट कर रहा है, क्यों रिजेक्ट कर रहा है, कारण भी क्योंकि अब इस पोर्टल पे देना पड़ेगा। पहले कारण भी नहीं दिया जाता था, एप्लीकेशन भी नहीं एक्सेप्ट की जाती थी, और रही बात कि कितना समय लगेगा तो उसकी कोई मतलब गारंटी नहीं थी कि उसको उसमें 1 महीना लगेगा कि उसको 12 महीने लग जाएंगे, इसका कोई वो नहीं था, कोई गारंटी कोई नहीं देता। लेकिन अब एक तरह से स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से उस पर गारंटी हो गया। उस समय को सरकार ये कह सकती है बैंकों को कि आपकी परफॉर्मेंस खराब रही, आपकी अच्छी रही, एक कंपटीशन बनेगा बैंकों के बीच में, और हो सकता है कि वो परफॉर्मेंस उस कंपटीशन की वजह से इंप्रूव होए। मतलब ऊपर की तरफ ब्रांच लेवल पे भी आप मॉनिटर कर सकते हो, राइट डाउन की किस ब्रांच में कितनी एप्लीकेशन गई, क्योंकि जो भी खाता धारक डालेगा वो अपना जो डिटेल डालेगा वो इस तरह से डालेगा कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और मेरा आधार नंबर ये है और ये मेरा पैन कार्ड नंबर है और मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन जी, तो ऑटोमेटिकली आपको एक ज्योग्राफिकल डेटा भी मिल जाएगा। तो ज्योग्राफिकल डेटा मिलने की वजह से आप डायरेक्टली वहां पे मतलब इंटरवेंशन कर सकते हैं कि इस ब्रांच ने लोन देने में कमी की या देरी की या नहीं दिए। तो ये किसी भी स्कीम को डिजिटाइज करने का पर्पस ये होता है कि वो बेटर इंप्लीमेंट हो सके, बेटर एग्जीक्यूट हो सके। तो मेरा ये मानना है कि जन समर्थ अभी 13 स्कीम्स के लिए है और आगे जाके
हो सकता है ये स्टैंडर्डाइजेशन बाकी लोन्स में भी हो, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर के जितने लोन्स हैं, जिसमें बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि हर बैंक ये कहता है कि हमारे पास कोई किसान आया ही नहीं लोन देने के लिए। हम किसको लोन दें जब किसान आ ही नहीं रहे। और स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी में यही दिक्कत आती है कि वो कहते हैं कि हमारे पास एप्लीकेंट्स ही नहीं। तो अब एप्लीकेंट्स ना होने की दिक्कत या एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट करने की दिक्कत, दोनों दिक्कतें पे स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक तरह से डायरेक्ट इंटरवेंशन रहेगा, उनके पास पारदर्शिता रहेगी, वो उसको देख सकेंगे और उसको फिर वो पीरियोडिकल बेसिस पे उस बैंक के साथ या उस एरिया में जो भी एसएलबीसी का हेड है उसको बता सकेंगे। अभी ये काम नहीं हो पा रहा है। राइट। तो सरकार एक टारगेट सेट करती है कि ठीक है हम 7 करोड़ बेनिफिशियरी को रीच करेंगे या इतना अमाउंट हम डिस्बर्स करेंगे। तो वो टारगेट क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसका कारण सरकार को भी नहीं पता चलता। तो डिजिटाइजेशन का एक बड़ा बेनिफिट है और ये पार्ट ऑफ यूपीआई, पार्ट ऑफ ओएनडीसी, पार्ट ऑफ हेल्थ स्टैक हमें देखना चाहिए। ये उसी तरीके से ये भी एक स्टैक है जो क्रेडिट के लिए है और ये क्रेडिट के लिए स्टैक जैसे जैसे बढ़ेगा ये बाकी एरियाज में भी स्टैंडर्ड। अब देखिए वो कंज्यूमर क्रेडिट के लिए, अर्बन कंज्यूमर क्रेडिट के लिए भी, जहां पे मतलब छोटे कारोबारी हैं, मतलब 20 करोड़ के या 50 करोड़ का लोन दे रहे हैं, उसमें भी अगर स्टैंडर्डाइजेशन होती है तो उसमें भी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और एफिशिएंसी अक्रॉस बैंक स्टैंडर्डाइज हो जाती है कि आपको इतने समय में या तो रिजेक्ट करना है या आपको अप्रूव करना है। उससे अपने आप में एक वेलोसिटी आती है इकोनॉमी में, क्योंकि क्रेडिट अपटेक बढ़ जाएगा। कविन जी। आनंद सर, क्योंकि इसे एक और शायद जो मैं अगर देख पा रहा हूँ इकोनॉमी के नज़रिए से, फिर जैसा कि कहा यतीश ने, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है वो, उसको थोड़ा सा मैं चाहूँ कि आप और समझाएं कि सरकार जब कोई एक स्कीम को बनाती है उसके लिए एक टारगेट फिक्स करती है कि इतने लाख लोगों को या इतने लाभार्थियों को हमें इसका फ़ायदा पहुँचाना है, लेकिन वो उससे टारगेट से बहुत दूर नज़र आती थी अगर हम लोन सिस्टम को देखें या फिर लोन के ज़रिए जो स्कीम्स आगे बढ़ाने की बात हो रही थी। अब क्या वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे, उसकी दिशा में तेज़ी के साथ बढ़ पाएंगे और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पर किस तरीके से नज़र आएगा? ये हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि किस तरह पारदर्शिता बढ़ेगी। कि भारत के बारे में, भारत एज अ डेवलपिंग कंट्री के बारे में हर समय कहा जाता है प्लानिंग में हम अच्छे, इम्प्लीमेंटेशन हमारी कमजोर है। प्लानिंग हमारी बहुत अच्छी है, स्कीम्स हम अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है। तो ये जो डिजिटाइजेशन का ये जो पोर्टल बना है, इस बहुत ही मजबूत कदम है हमारे इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने के। ये हमारी जो एक स्लाइटली कमी रही है पूरे डेवलपमेंट एक्सरसाइज में भारत की, कि एट अ कॉन्सेप्चुअल इंटेंशन स्टेज, जैसे आपने कहा भारत सरकार ये प्लान करती है, ये इंटेंशन देती है कि इतने लोन देंगे, बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड में कुछ कमियां रह जाती है। तो ये जो डिजिटाइजेशन पोर्टल बना है, ये जो डिजिटल फुटप्रिंट हर लोन एप्लीकेशन अपना पोर्टल पे छोड़ेगा, इसके कारण हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है क्रेडिट लिंक स्कीम्स की वो बढ़ेगी। एंड मुझे बहुत ही मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ इसके कारण हमारे डेवलपमेंट पे, हमारे ग्रोथ पे बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, हमारे स्मॉल एमएसएमई, हमारे फार्मर्स को लोन ज्यादा मिलेगा और ये फिर रिफ्लेक्ट करेगा हमारे एंटायर ग्रोथ प्रोसेस पे। तो ये मैं एक विशेष कहना चाहूंगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए बहुत ही एक मजबूत कड़ी है जो अभी तक हमारी एक कमजोरी रही थी। ओके मुकेश जी, लेकिन इस सिस्टम के साथ क्या कुछ चैलेंजेस भी आपको नज़र आते हैं अगर बैंकिंग सेक्टर में देखें, क्योंकि लगातार ये बैंकिंग सेक्टर की ओर से कहा जाता है कि लोन डिस्पर्स करना या फिर उनकी स्क्रूटनी और ज़्यादा प्रेशर होने पर उनके जो है खातों का जो है नेगेटिव जोन में चले जाना, यहाँ पर क्या एक फैक्टर कहीं कंसीडर किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं, देखिए इसमें जो पहले ही एलिजिबिलिटी चेक की जाती है लोगों की, यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेस पर, और क्योंकि आजकल एपीआई और सब कुछ जो डाटा है वो सब इतना ज्यादा अवेलेबल है, चाहे वो जो क्रेडिट ब्यूरो है वहां पर है, तो ये बड़ा आसान होगा। क्योंकि देखिए हमने एक और सजेशन ये भी दिया था कि अधिकतर एमएसएमई की जो फंडिंग होती है वो होती है बैलेंस शीट फंडिंग, जबकि अगर आप एनबीएफसी या और जो लेंडर्स हैं उनका अगर हम देखें
तो वहां पर आजकल हमारे पास जो डाटा है ना वो बहुत सारी चीजों से अवेलेबल है। जीएसटी की एपीआई से हम बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। जो डाटा है वो क्रेडिट ब्यूरो के पास अवेलेबल है। तो यहाँ जो चेक्स हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो मैनुअल जो हम देख रहे थे, जो ड्यू डिलीजेंस हम कर रहे थे, शायद उससे अच्छी तरह से जो ड्यू डिलीजेंस है वो इस डिजिटल फॉर्म में हो पाएगा। और जहां तक देखिए जो जीडीपी बढ़ने की बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कविन जी कि मैं कैसे समझता हूं कि ये जो पोर्टल है उससे ये कैसे हमारी इकोनॉमी और तेज रफ्तार से बढ़ सकती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है और ये हमेशा कहा जाता है कि जो बेरोजगारी है उसकी दर बढ़ रही है। यहाँ पर जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, उस स्कीम को यहाँ पर इस पोर्टल पर लाया गया है। तो उससे क्या होगा कि जो नए व्यापारी हैं, जो नए हमारे स्टार्टअप हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे खास तौर से पीएमईजीपी स्कीम है वो नए लोगों के लिए है, तो वो लोग आएंगे। एक भी छोटा सा व्यापार अपना शुरू करता है तो 2, 3, 4 लोगों को अपने यहाँ रखता है। स्टार्टअप इंडिया यहाँ पर, स्टैंड अप इंडिया यहाँ पर इसमें है। उससे क्या होगा कि जो हमारे जो खास तौर से जो विशेष जो विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, जो SC ST कैंडिडेट हैं, वो अब स्कीम पहले भी थी कि हर ब्रांच को एक लोन जरूर करना है, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि भाई एक लोन करना है एक ब्रांच को, वो 1 महीने में करना है, 1 साल में करना है, पूरी लाइफ स्पेन में करना है, वो मुझे आज तक उसका कोई जवाब, जबकि मैं MSME सेक्टर से हूं, मैं मिल नहीं पाया था मुझे। और एक लोन क्यों करना है? जितने भी लोग लोन लेना चाहें आप उनको बताइए कि भाई हम आपको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, आप मत करिए, लेकिन आप उनको ये तो बताइए। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई रिजेक्ट भी करता है बैंक, उसका रीजन भी देता है, तो ये भी शायद उस MSME के या जो छोटे व्यापारी हैं उनके हित में है। बिल्कुल बिल्कुल बताएगा कि साहब देखिए ये जो व्यापार है ये इकोनॉमिकल नहीं है, ये वायबल नहीं है, उसको रीजन बताना पड़ेगा कि भाई क्यों वायबल नहीं है। तो उससे शायद मैं समझता हूं कि एक हैंड होल्डिंग होनी है। चलिए उम्मीद करते हैं मुकेश जी, वक्त कम है, उम्मीद करता हूं कि जो नया सिस्टम और जो नई ट्रांसपेरेंसी के साथ लोन का पूरा एक सिस्टम डेवलप होगा, इसके जरिए फायदा होगा उन तमाम एप्लीकेंट्स को जो उसके दायरे में हैं और जो सीरियस तरीके से उस स्कीम का फायदा लेते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।